हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट योर सीडीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन कि आपका सीडीएस एग्जाम क्या होता है, आप उसको कब दे सकते हो। हर एक चीज के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन द होल इंटरनेट दैट हैज बीन एवर क्रिएटेड फॉर द सीडीएस एग्जाम इंफॉर्मेशन। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा अवसर है। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप इंडियन आर्मी को डिफरेंट फील्ड्स के अंदर से, अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी की, इंडियन एयरफोर्स की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अगर हम बात करते हैं ऐसी एंट्रीज की जो कि होती हैं हमारी परमानेंट कमीशन की, अगर क्लास 12 के बाद हम करते हैं तो वहां पर हमारी एनडीए एंट्री आती है जो कि हमें ऑफिसर्स रैंक इन द फ्यूचर दिलाती है। लेकिन जब हमारी एनडीए एंट्री जो है वो खत्म हो जाती है या फिर हम लोग वहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इंडियन आर्मी हमें एक और अवसर देती है, एक और मौका देती है आफ्टर आवर ग्रेजुएशन कि हम इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सके इन देयर वेरियस मैनर्स, इंडियन एयरफोर्स, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन नेवी, और इसी के साथ में इन द ग्राउंड फोर्सेस। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि सीडीएस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि आपका सीडीएस एग्जाम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस, है ना, कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। उसके साथ में बात करेंगे आपका सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे दैट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर सीडीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि एसएसबी इंटरव्यू के अंदर क्या क्या होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। एंड कौन सी ऐसी बॉडी डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आपको जो रिजेक्शन है वो आपको सीडीएस एग्जाम के अंदर मिल सकता है। हर एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर इन डिटेल जो डिस्कशन है वो आप लोगों के लिए करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई सीडीएस होता क्या है, व्हाट इज सीडीएस। सो सीडीएस एक आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, राइट, जो कि आपका हर साल होता है। किस चीज के लिए होता है? फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर्स। यहां पर जो रिक्रूटमेंट होती है वो कमीशन्ड ऑफिसर्स की आपकी यहां पर होती है, और जो आपके नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर नहीं होती है। इट इज बेसिकली और मेजरली फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द कमीशन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, इन इंडियन नेवी एंड इन द एयरफोर्स। अगर आप इन तीन स्ट्रीम्स के अंदर हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सीडीएस एग्जाम को आफ्टर योर ग्रेजुएशन दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने यहाँ पे बात करी, अब आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून, उसी के साथ में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इन गया इन चेन्नई, इंडियन नेवल एकेडमी इन अजीमाला इन केरला, एंड इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इन हैदराबाद। अब देखो एनडीए के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता होगा, भी एनडीए क्लास 12 के बाद होता है तो वहां पे क्या वो डायरेक्टली ऑफिसर्स बन जाते हैं, तो सीडीएस और उसके अंदर क्या जो मेजर डिफरेंस है वो आपको वो रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी डिस्कस अबाउट दिस थिंग, तो अगर हम बात करते हैं एनडीए एग्जाम की, तो एनडीए जो होता है ना वो एक तरह से बैचलर्स जो है ना वो लोग वहीं पर करवाते हैं। आपको पता है ये चीज के बारे में कि जब एनडीए का जो एग्जाम होता है, एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो कहां पर है? इन पुणे इन महाराष्ट्र, और लोकेशन की अगर बात करते हैं खड़गवासला। उसी के साथ में एनडीए के पेपर के साथ आपका एनए का पेपर भी होता है, दैट इज योर आईएनए, जहां पर एडमिशंस होती हैं इंडियन नेवल एकेडमी इन केरला। तो वहां पर क्या होता है ना, अगर हम बात करते हैं एनडीए पुणे की, तो वहां पर आपको डिग्री कराई जाती है जो कि आपकी बैचलर डिग्री होती है। वो हो सकता है बीएससी हो या फिर आपकी कोई और डिग्री जो वहां पर वो हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी की, तो वहां पर भी आपको ग्रेजुएट किया जाता है। आपको जो दी जाती है वहां पर जो डिग्री दी जाती है वो आपकी बीटेक की जो डिग्री है वो आपकी वहां पर होती है, राइट। उसी के साथ में अगर एयरफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर उनको भी बीटेक जो है वो कराई जाती है आफ्टर द क्लास 12 जब वो एनडी एग्जाम को क्रैक करते हैं। अब उनकी इस डिग्री को कंप्लीट होने के बाद भी ना उनको इस प्रोसीजर के लिए भेजा जाता है। कहां पर भेजा जाता है? इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून, एयरफोर्स एकेडमी जो कि आपकी हैदराबाद में है, और उसी के साथ में इंडियन नेवल एकेडमी जो कि आपकी केरला में है। तो वहां पर उनकी रिगरस ट्रेनिंग होती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और आपका और अब उनकी यहां पर क्या सिमिलैरिटी है? फर्स्ट थिंग इज दिस, आप लोग ग्रेजुएट हैं और वो एनडीए के बाद उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, एनडीए एग्जाम को क्रैक करने के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए वहां पर जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरी चीज ये है कि अब वो भी ग्रेजुएट्स हैं, आप भी ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन वो लोग वहां पर डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन आप लोग वहां पर डायरेक्टली नहीं जा सकते इन दोज एकेडमीज। इसके लिए आपको सीडीएस का एग्जाम क्रैक करना होता है। आप लोग पहले से ही ग्रेजुएट होते हैं, आपको इस एग्जाम को क्रैक करना होता है, एंड आप जाते हैं डायरेक्टली ट्रेनिंग के लिए इन आईएमए, उसके साथ में एयरफोर्स एकेडमी में, इंडियन नेवल एकेडमी में, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया इन चेन्नई में आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि इसकी जो नोटिफिकेशन एग्जाम की कब आती है,
So the notification of examination is usually released in the months of December and May. जैसे ही मैंने को बताया था, सीडीएस का जो एग्जाम होता है बच्चा वो साल में 2 बार होता है, सीडीएस 1 एंड योर सीडीएस 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब सीडीएस 1 आपका कब होगा, उसकी नोटिफिकेशन कब निकलती है, तो आपको यहाँ पे ये चीज बता दूं कि ये जो पेपर होता है आपका वो साल में 2 बार होता है। अब द नोटिफिकेशन जो है इस एग्जाम की वो रिलीज करी जाती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड इन द मंथ ऑफ मे। अब जो नोटिफिकेशन दिसंबर के महीने में आती है उसका जो पेपर है वो कंडक्ट कराया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड जो नोटिफिकेशन आपकी मई के महीने में आती है उसका जो पेपर है वो कंडक्ट कराया जाता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। 2 बार हमारे जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर निकलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल निकलेंगी दिसंबर में, दिसंबर वाला पेपर कब होगा, मई में होगा, ठीक है। दिसंबर वाला का जो पेपर होता है, दिसंबर वाला जो पेपर होता है वो आपका अप्रैल में होता है, लेकिन आपका जो पेपर है जो निकलता है कब, आपके मई के महीने में, उसका जो पेपर होता है वो होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो इस तरह से साल में आपका 2 बार जो पेपर है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसके साथ में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि अगर हम एनडीए के एंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि भाई गर्ल्स आर अलाउड और नॉट। अब यहाँ पर भी एक चीज़ के बारे में अगर हम अपनी बात मेजरली आपके लिए करते हैं तो यहाँ पर अब लड़कियाँ अलाउड होती हैं, लेकिन आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं कि अब से जो लड़कियां हैं वो भी एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम इज द केस एंड द सिनेरियो विद योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, योर सीडीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप सीडीएस के अंदर भी अगर आप एक फीमेल हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए रहेंगी कि आप कहां पर मेजरली जो अप्लाई है वो आप कर सकती हैं। अब अगर हम बात करते हैं, बोथ मेन एंड वुमेन कैन फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज थ्रू दिस एग्जाम। वुमेन एंड गर्ल्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सीडीएस एग्जाम अंडर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ओनली। अब यहां पर क्या होता है कि अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के लिए ही यहां पर एलिजिबल होते हैं, आप उसी के लिए यहां पर जो है अप्लाई है वो आप कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बाकी जगहों के लिए, जैसे कि आईएमए है आपका, एएफए है, आईएनए है, तो आप उसके लिए वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो अप्लाई कर सकते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी इन गया इन चेन्नई, आप सिर्फ और सिर्फ वहीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा तो एंट्रेंस एग्जाम तो हो रहा है, लेकिन भाई उसको कंडक्ट कौन कराता है। जैसे कि अगर हम एनडीए की बात करते हैं, सेम इज द सिनेरियो हियर आल्सो। एनडीए को कंडक्ट कराता है यूपीएससी, उसके आपका एब्रिविएशन पता ही है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस पेपर को कंडक्ट कराता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यूपीएससी पेपर को कंडक्ट करा रहा है तो आपको इस पेपर को जब फिलअप करना होगा तब आप उनकी वेबसाइट के ऊपर ही जाकर उसको फिलअप करेंगे। लेकिन इस वीडियो के आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको ये चीज भी समझा रहा हूँगा कि आप उसके लिए अप्लाई किस तरह से करेंगे, आप कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाने वाले हैं। अब अगर हम एग्जाम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो आपका जो पेपर है वो साल में 2 बार होता है, सीडीएस 1 और उसको हम सीडीएस 2 बोलते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपका पेपर जो है वो ये ऑनलाइन नहीं होकर ये आपका ऑफलाइन मोड से होता है, थ्रू पेन एंड पेपर मोड। अब अगर एग्जाम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है। आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि भाई पेपर जो है उसका कितने हिस्से होते हैं, कब कब आपका पेपर होता है, क्या क्या आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो रहने वाले हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑन द होल इंटरनेट, जहां पर हम लोग सीडीएस एग्जाम के हर एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। B Personified Defense Academy BPDA is India's best institution for the preparation of the defense entrance examinations like CDS, NDA, FCAT, MNS and many more. If you want to enroll in our courses, आप यहाँ पर जो नंबर स्टॉल हो रहे हैं आप उनके ऊपर डायरेक्टली कॉल कर एनरोल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जाम ड्यूरेशन की, इट्स 2 hours ईच। आपके कितने पेपर होते हैं, अब यहाँ पर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अगर आप एक ऐसी अकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका पेपर ना कुछ अलग पैटर्न से होगा, कुछ आपके अलग मार्क्स होंगे। लेकिन अगर आप आईएमए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आईएनए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एएफए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके जो पेपर होंगे वो डिफरेंट होने वाले हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होता है, कि जी अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हम कर सकते हैं, या फिर अगर हमें उतनी समझ में नहीं आती तो आपके जो पेपर के जो पैटर्न होते हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपके यहाँ पर रहते हैं। अब जैसे अगर हमने एनडीए की बात करी थी कि एनडीए के अंदर जो फीस होती है वो 100 रुपीज़ होती है। वहाँ पर SC/ST कैंडिडेट्स, उसी के साथ में ऐसे वार्ड्स जो कि एक्स सर्विसमैन के हैं, तो वहाँ पर वो फीस लोग नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर फीस आपकी 100 रुपये और बढ़ा दी जाती है, फीस इज 200 रुपीज़, राइट।
200 रुपये की आपकी फीस होती है। एंड आपके SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनसे जो फीस है वो नहीं ली जाती है, सेम एज इन द केस द सिनेरियो दैट वी गाइस हैव सीन इन द NDA ऑल्सो। NDA के अंदर भी सेम चीज होती है और यहाँ पर CDS के अंदर भी सेम चीज होती है, बट फर्क सिर्फ एक है कि वहां पर जो फीस होती है जस्ट 100 रुपीज और यहाँ पर जो फीस होती है आपकी वो 200 रुपीज की जो फीस है वो यहाँ पर होती है। काफी सारे डिफरेंसेस हैं अगर हम बात करते हैं NDA एग्जाम्स के कंपेरिजन में इस एग्जाम के साथ। आगे चल के बात करते हैं। अब कहां पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कौन सी है, दैट इज upsc.gov.in। आप यहां पर ये चीज लिखी हुई है, आप इसको भी यहां पर देख सकते हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई आपकी वैकेंसीज कितनी है, आपका जो पेपर है वो कहाँ कहाँ पर होगा। तो अगर हम वैकेंसीज की नॉर्मली आपके साथ बात करते हैं तो वैकेंसीज हर साल जो है वो चेंज होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 400 to 450 जो वैकेंसीज है आपकी वो हर साल जो है वो निकलती हैं। अब इस तरह में बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज ये होते हैं कि कितनी, क्या 2 बार जब पेपर होता है तो क्या दोनों बार सीट्स निकलती हैं? जी हाँ, आपकी दोनों बार जो सीट्स हैं वो आपकी निकलती हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की CDS 1 की, तो वहां पर भी एक नंबर ऑफ सीट्स होती हैं और CDS 2 के अंदर भी सेम सीट्स होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 900 to 950 जो सीट्स होती हैं वो आपकी हर साल निकलती हैं, राइट। अब अगर एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम सेंटर जो है आपके पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे के पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो है वो आपके रहते हैं। वैकेंसीज की हमने बात कर ली। अगर एडमिट कार्ड्स की बात करते हैं, अगर हम किसी भी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम को लेते हैं जो कोई भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो एडमिट कार्ड्स का एक सिनेरियो ये रहता है कि जब आपका पेपर होना होता है इससे अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स प्रायर जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका रिलीज कर दिया जाता है, राइट। तो आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपके रिलीज कर दिए जाते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि आप रिजल्ट को कहाँ चेक करोगे, तो आप UPSC की वेबसाइट के ऊपर जाकर ही अपना जो रिजल्ट है उसको आप चेक कर सकते हो। लेकिन रिजल्ट से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हमारी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर होने वाली है। क्या हमें रिटन एग्जाम देना होता है, क्या हमें इंटरव्यू के लिए जाना होता है, क्या इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होता है, क्या मेडिकल में मुझे निकाल देंगे, मेडिकल में कितने मार्क्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। एक एक करके चलो सबको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन प्रोसेस का पहला चीज हुई आपका रिटन एग्जाम हुआ। अब रिटन एग्जाम के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन आप पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड आफ्टर दैट योर आपका जो मेडिकल चेकअप है वो आपका वहां पर होने वाला है। ये 4 प्रोसीजर्स आपके यहां पर होंगे। आफ्टर दैट अगर आप इन सारे के सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने में सक्षम हो पाते हैं, उसके बाद आपको जो सीट है वो आपको मिलती है, ठीक है। अब इसके साथ में बहुत बड़ी एक चीज आती है कि भाई ये पैटर्न तो हो गया, लेकिन क्या एक ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मुझे पता कैसे चलेगा दैट आई एम एलिजिबल फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नॉट। अब जैसे अगर हम NDA की बात करते हैं तो वहां पे ये चीज बोली जाती है कि क्लास 12th के अंदर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। उसमें भी एक सिनेरियो वो अलग से लेकर चलते हैं कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नहीं हैं तो आप एयरफोर्स एंट्री और नेवल एंट्रेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर भी उस तरह का सिनेरियो होता है। अब यहां पर भी सेम चीजें होती हैं। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मेन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर योर सीडीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब कैंडिडेट्स को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर हम बात करते हैं स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, तो फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो होता है फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया चेन्नई के अंदर ही वो लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए वही सिर्फ एलिजिबिलिटी होती है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे सिनेरियोज इस तरह से होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस चीज़ पे कि हमें जब हमारा प्रेफरेंस वहां पर भरना होता है, हम इस फॉर्म को फिलअप कर रहे होते हैं, हमें प्रेफरेंस क्या भरना चाहिए। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, एयरफोर्स अकेडमी जो है आपकी, उसके साथ में IMA एंड उसके साथ में आपकी जो INA है, उनकी जो कट ऑफ्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी इन चेन्नई। तो अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर पायलट बनना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिलअप करना होता है वो आपको फिलअप करना होता है AFA, जो कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। अगर आप उसको फिलअप नहीं करते हो और उसकी जगह पे आप कोई और चीज फिलअप कर देते हो तो आपको AFA नहीं मिलेगा। तो आपको जो आपकी प्रेफरेंस है आपको पहले से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है और मुझे किस फील्ड के अंदर, किस सेक्टर के अंदर हिंदुस्तान की आर्मी जो इंडियन आर्मी हमारी वहां पर जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसाइड कर लीजिए आपको कहां पर जाना है, और उसी के साथ में जो फीमेल्स हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ OTA के अंदर ही अप्लाई कर सकती हैं। आगे हम बात करेंगे नेशनैलिटी की। टू बी एलिजिबल फॉर द सिटीज एग्जाम द कैंडिडेट्स शुड बी फिट एंड शुड हैव द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेशनैलिटी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए, और ये सब्जेक्ट टू नेपाल, भूटान और द तिब्बतन रिफ्यूजीज हु हैव बीन माइग्रेटेड टू इंडिया, जो माइग्रेट हो चुके हैं टू इंडिया। कब हुए? बिफोर जनवरी 1962 विद द इंटेंशन टू परमानेंटली सेटल इन इंडिया।
उसी के साथ में एन इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ऑरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो इंडिविजुअल है ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो कि माइग्रेट हुआ कहाँ से, पाकिस्तान से, श्रीलंका, बर्मा और युगांडा, केन्या, तंजानिया, इथोपिया, मलवई, जाम्बिया, जायरे, वियतनाम फॉर परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, जो कि हमेशा हमेशा के लिए इंडिया का एक सिटीजन बनना चाहता है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अब चलते हैं जी आगे। जब भी हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की तो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं वहाँ पर कि हमारा जो एज लिमिट है, सेक्स है एंड जो मैरिटल स्टेटस है वो आपका क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर अलग अलग अकेडमीज का अलग अलग जो क्राइटेरिया वो यहाँ पर रहता है। अगर हम बात करते हैं IMA की, दैट इज आवर इंडियन मिलिट्री अकेडमी, तो आपकी जो एज लिमिट है दैट इज ऑफ 19 to 24 ईयर्स। एंड अगर हम जेंडर की बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ मेल्स अलाउड है, आपका जो स्टेटस है वो आपका अनमैरिड होना चाहिए, राइट। इंडियन नेवल अकेडमी INA की बात करते हैं तो 19 to 24 ईयर्स होना चाहिए, जेंडर मेल एंड अनमैरिड होना चाहिए। उसी के साथ में इंडियन एयरफोर्स अकेडमी अगर हम बात करते हैं तो 20 to 24 ईयर्स तक आप हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, आपको वहां पर वो लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आपकी सीडीएस एग्जाम के अंदर रहती हैं, वो होती है आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। 19 से 25 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई फॉर द सेम, एंड आपको इसके लिए अनमैरिड होना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे पास ने इंडियन आर्मी के अंदर दो तरह की चीजें होती है, एक होता है परमानेंट कमीशन, दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन के अंदर क्या होता है कि जब आप जॉब लेने के लिए जाते हो तो जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती है तब तक आप इंडियन आर्मी को सर्व कर सकते हो, और जब आपकी रिटायरमेंट एज हो जाती है आपके रैंक के हिसाब से वो अलग अलग वैरी करती है। जब आपकी रिटायरमेंट की एज हो जाती है तो उस टाइम के ऊपर आपको रिटायर कर दिया जाता है और उसके बाद आपको जो पेंशन फैसिलिटीज हैं वो आपको वहां पर मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी एंट्री के बारे में, दैट इज योर शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC, तो उस एंट्री के थ्रू क्या होता है कि आपकी जो सर्विस का जो टेन्योर होता है दैट इज योर 10 ईयर्स, वो 10 साल का होता है। और अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है तो आपको बहुत बार उसको बढ़ाने के लिए कहा जाता है बाय द इंडियन आर्मी, तो वो 10 साल से बढ़कर 14 साल तक करा जा सकता है, और आप अपॉन रिक्वेस्ट भी आप उसको कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर क्या होता है, अगर आप SSC के थ्रू जाते हैं तो आपको वहां पर पेंशन नहीं मिलती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पेंशन रूल्स आपको मिनिमम 20 ईयर्स की जो सर्विस है वो वहां पर देनी होती है, तब आपको आप जो पेंशन है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर जो पेंशन है वो नहीं मिलती है। अब उसी साथ में चीज़ और है कि जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ OTA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिससे हमें जो हमारी सिलेक्शन है वो होनी है। अगर हम बात करते हैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA और OTA के बारे में, IMA आपकी देहरादून में है, OTA जो है आपकी वो चेन्नई में है, तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं इन एनी फील्ड। अब ये चीज़ होगी पहली, लेकिन अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप बात करना चाहते हैं इंडियन नेवल अकेडमी, अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं, अगर आप एयरफोर्स अकेडमी में जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपके पास एक इंजीनियरिंग जो डिग्री है वो इशूड होनी चाहिए बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बाय इंस्टीट्यूट। उसी के साथ में अगर आप एयरफोर्स अकेडमी के लिए जाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन योर क्लास 12। अगर आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लास 12 के अंदर नहीं है तब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसका में चीज़ और भी है कि कैंडिडेट्स जो कि स्टडी कर रहे हैं द फाइनल ईयर ऑफ देयर एंट्रेंस एग्जाम, फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दे पीपल आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस, है ना। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या इसका सिलेबस होता है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न होता है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है कि भी एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है तब तक हम प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, राइट। सो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एग्जाम का सिलेबस है वो क्या है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करते हैं CDS के अंदर आपका जो पहला सब्जेक्ट होता है दैट इज योर GK। तो GK के अंदर आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिकल साइंस होते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह आपके साथ में रहते हैं, जो कि 4 से 5 महीने पुराने के जो करंट अफेयर्स आपसे वो पूछे जाते हैं। उसी के साथ में फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जो केमिस्ट्री के सेक्शंस होते हैं वो भी आपके यहाँ पर रहते हैं। इन जनरल नॉलेज सिलेबस को भी वहाँ पर कंसिडर कर लिया जाता है। दूसरा जो पेपर सब्जेक्ट है आपका वो है जनरल इंग्लिश का। तो इंग्लिश के अंदर बेसिक ग्रामर आपको वहाँ पर टेस्ट करा जाता है कि आपकी जो इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आप कितने अच्छे तरीके से उनको एनहांस कर कर आए हो और आपके वो कितने अच्छे स्किल्स हैं। तो वहाँ पर आपका बेसिक ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, सॉल्विंग, एरर स्पॉटिंग, पैरासिम्बल्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी वहाँ पर रहती हैं।
राइट। तो ये हमारी यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर आप उनके लिए बात यहाँ पर कर लिया। अब तीसरी चीज़ जो है हमारी वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सिलेबस। मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, परसेंटेजेस, एचसीएफ एंड एलसीएम, ज्योमेट्री, लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड मेंसुरेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं इंग्लिश एंड जीके के बारे में तो वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, लेकिन अगर हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो आपका जो मैथ्स होता है वो क्लास 10th तक के लेवल का होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आपने जो फॉर्म आपका होता है अगर आपने वहाँ पर टिक नहीं करे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं आईएमए के बारे में बात करते हैं, एयरफोर्स एकेडमी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आपने उनको वहाँ पर टिक नहीं करा है तो आपको वो लोग वहाँ पर उसके लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर आपने मैथमेटिक्स वहाँ पर नहीं कंसिडर करा, अगर आपने सिर्फ ओटीए करा तो आपको वहाँ पर मैथ का पेपर नहीं देना होता है। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं इन डिटेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल सिलेबस के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, है ना। जो पैटर्न होता है आपका वो सीडीएस एग्जाम का वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। इट्स डिवाइड इनटू 2 सेक्शन। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं सो एग्जाम पैटर्न इज डिफरेंट फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एंड इंडियन नेवल एकेडमी एंड आईएमए एंड इंडियन एयरफोर्स। अब यहाँ पे हमको बहुत बेहतरीन चीज बताता हूँ कि एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होता है। किस किस के लिए डिफरेंट होता है जी? ओटीए गया जो चेन्नई में है उसके लिए एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होगा। उसी के साथ में अगर हम आईएमए की बात करते हैं, एएफए की बात करते हैं, तो वहां पर जो पैटर्न होता है आपको वो डिफरेंट होता है। आईएमए, एएफए और एएनए, सॉरी आईएनए के अंदर आपको जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। आईएमए, आईएनए और एएफए के अंदर आपका जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्या पैटर्न होने वाला है आगे बात करते हैं। अब देखो यहां पर इस पेपर के अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपकी वहां पर रहती है। अगर हम सीडीएस एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि अगर आप आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 300 नंबर का पेपर होता है, जहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड योर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, आपके जो मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके 100 मार्क्स रहते हैं और 120 क्वेश्चंस होते हैं किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर, और ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। उसके के बाद आपका अगर हम जीके की बात करते हैं, जीके के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम यहाँ पर भी मिलता है। अगर हम एलिमेंट्री मैथ्स की बात करते हैं तो अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर होता है और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके 100 ही होते हैं, और ये जो पेपर होता है वो भी आपका 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स। अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो अब किस तरह से होता है, जैसे अगर मान के चलो कि जी इंग्लिश का पेपर सबसे पहले हो रहा है ना, तो इंग्लिश का पेपर अगर आपका सबसे पहले हो रहा है तो इंग्लिश का पेपर सुबह 9 बजे से अगर स्टार्ट हो रहा है, 9 से 11 तक आपका इंग्लिश का पेपर होगा। उसके बाद 11 से 12 आपका बीच में ब्रेक होगा। अब 12 से लेकर 2 बजे तक आपका बीच में फिर जीके का पेपर होगा। 2 से 3 आपका फिर से रेस्ट होगा। 3 से लेकर 5 बजे के बीच में आपका जो तीसरा पेपर है वो आपका वहां पे होने वाला है, दैट इज योर मैथमेटिक्स पेपर। इस तरह से आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 + 100 + 100 इज इक्वल टू योर 300 मार्क्स। इस तरह से यहाँ पर होता है। अगर हम सीडीएस एग्जाम की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सीडीएस एग्जाम के अंदर आपका अगर बेसिकली आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर ओनली ओटीए, सिर्फ आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेपर देने होते हैं जो कि आपके 200 मार्क्स के रहते हैं। 120 क्वेश्चंस इन जीके एंड 120 क्वेश्चंस इन योर इंग्लिश सेक्शन, जहां पर हर एक जो पेपर होता है उसकी वेटेज होती है 100 मार्क्स। यहाँ पर भी आपको 2-2 जो घंटे हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को कंफ्यूज करेंगे विद एनडीए। एनडीए के अंदर क्या होता था? एनडीए के अंदर आपका 300 नंबर का पेपर होता था मैथ्स का, 600 नंबर का पेपर होता था जनरल एबिलिटी का, 900 नंबर टोटल होते थे, और इसके साथ में जो 900 नंबर का ही 900 मार्क्स का ही जो पेपर होता था वो आपका एसएसबी का भी होता था। अब यहाँ पर भी सेम चीज होती है। अगर हम बात करते हैं रिटन एग्जाम की जो कि होता है आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो वहां पर 300 मार्क्स का रिटन पेपर होगा। उसके बाद 300 मार्क्स के ही आपका जो इंटरव्यू है वो वहां पर रहेगा, जो कि आपका एसएसबी एग्जाम जो है वहां पर होता है। सेम इज द केस विद ओटीए। अगर ओटीए की बात करते हैं तो ओटीए के अंदर 200 मार्क्स जो है आपके वो कंसिडर करे जाते हैं फॉर व्हाट? फॉर जनरल इंग्लिश एंड फॉर योर जीके सेक्शन, और उसी के साथ में 200 नंबर का आपका जो एसएसबी का पेपर है वो आपका यहाँ पर होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई किस तरह से करते हैं। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो कंडीशन है वो सारी की सारी पहले फुलफिल करनी होंगी, क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको जाना है ऑन द वेबसाइट upsconline.nic.in। आपको इस वेबसाइट पर जाना है एंड आपको सारे की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर पढ़नी है।
एंड आपको उसके लिए वहाँ पर अप्लाई कर देना। तो इसका जो फॉर्म है आपको वहाँ पर ही देखने को मिलने वाला है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पे द फीस। आप फीस को किसी भी मोड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई मेथड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है एसएसबी इंटरव्यू के बारे में कि एसएसबी इंटरव्यू का जो पैटर्न होता है वो सीडीएस के अंदर क्या होता है। जैसे अगर हमने एनडीए के बारे में बात करी तो पैटर्न जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है एज कंपेयर टू इंडिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपका इंडिया के अंदर था कि आपने जब रिटन एग्जाम को आप लोग क्रैक कर लेते थे तो रिटन एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको कहां पर बुलाया जाता था, आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता था। सेम थिंग इज हियर आल्सो। अब एसएसबी का जो प्रोसीजर है वो भी यहाँ पर आपका 5 दिन का होता है। अब ये जो प्रोसेस होता है, अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी, उसी के साथ में एयरफोर्स एकेडमी की बात करते हैं तो जो इसका वेटेज होता है दैट इज योर 300 मार्क्स। और उसमें बात करते हैं अगर हम ओटीए की तो वहाँ पर जो मार्क्स होते हैं दे आर ओनली 200 मार्क्स फॉर ओटीए। अब ये जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपका 5 दिन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेज 1 की अगर बात करते हैं तो OIR होता है आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, उसको पीपी और डीटी बोलते हैं। अब कैंडिडेट्स फॉर द स्टेज 2 अगर हम बात करते हैं उसमें इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन आपका होता है, वहाँ पर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो टास्क होते हैं आपके वहाँ पर होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं एंड आपका कॉन्फ्रेंस होता है। अब जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे जाते हैं इन द स्टेज 1 ऑफ एसएसबी इंटरव्यू उनको ही बुलाया जाता है फॉर योर स्टेज 2। यहाँ पर जो लोग स्टेज 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। अगर वो स्क्रीनिंग राउंड के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है। जो स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जाता है। अब स्टेज 3 की अगर हम बात करते हैं, इट इंक्लूड्स द ग्रुप डिस्कशन, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइजेस, प्रोग्रेसिव ग्रुप। तो ये सारे के सारे जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर होती हैं इन द स्टेज 3। तो ये सारी की सारी चीजें जो वो आपके एसएसबी के इंटरव्यू के अंदर होती है, आपका जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो 5 दिनों तक चलता है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई इतना प्रोसीजर तो हो गया, लेकिन इतने प्रोसीजर के बाद आगे आ गया। अब आगे ये होता है कि भाई आपके जो मार्क्स होते हैं किस किस चीज के अंदर, जो आपके मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिटन एग्जाम के अंदर है, दूसरे आपके एसएसबी के अंदर है, वो सारे के सारे जो मार्क्स होते हैं आपके वो यहाँ पर एडअप करे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में तो IMA, NA और साथ में AFA के लिए जो मार्क्स होते हैं दे आर 300 मार्क्स एंड OTA के लिए जो मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स होते हैं रिटर्न में। एसएसबी में 300 नंबर यहाँ पे होता है, 200 नंबर यहाँ पे होता है। तो टोटल मार्क्स जो फाइन टोटल होता है वो 600 से होता है IMA, NA और AFA के लिए। और OTA के लिए जो मार्क्स होते हैं वी रिक्वायर ओनली 400 मार्क्स जो कि आपके टोटल मार्क्स होते हैं। अब इतना होने के बाद जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है और कोई भी जो मार्क्स होते हैं वो मेडिकल एग्जाम के अंदर नहीं दिए जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल एग्जाम होता है उसको ही आपको क्लियर करना होता है। अब क्या प्रोसीजर यहाँ पर होता है, तो मेडिकल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं बाय योर एसएसबी बोर्ड उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जाता है। और ये आपका जो प्रोसेस है वो आपका 4 से 5 दिन का जो टाइम है वहाँ पर वो ले सकता है। और आपको वहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है कि आप टेम्परेरली आपको अनफिट कर जा सकता है या फिर आपको परमानेंटली जो फिट है वहाँ पर कंसिडर करा जा सकता है या फिर आपको परमानेंटली अनफिट भी वहाँ पर कंसिडर करा जा सकता है। तो बहुत बार ये होता है कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर रहे होते हैं, जब आप डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं प्रिपरेशन करते रहते हैं बट लास्ट में हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन तब होती है जब उनको पता चलता है कि भाई हम तो एलिजिबल ही नहीं थे, हम तो मेडिकली अनफिट हैं। तो अगर आपको इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपने सारे के सारे टेस्ट जो आर्मी के अंदर होते हैं मेडिकल के लिए आप उनको पहले करवा लें, ताकि आपको पहले चीज़ पता हो कि अगर मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या मैं मेडिकली फिट हूँ भी कि नहीं हूँ। अगर आप फिट नहीं हैं और आप फिट हो सकते हैं तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं डॉक्टर से। अगर आप फिट ही नहीं है तो प्रिपरेशन करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको इन द लास्ट मेडिकल के अंदर वो लोग आउट कर देंगे। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई मुझे उस जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे उस जिस गोल को अचीव करना है, क्या मैं उसके लिए फिट हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कॉन्फ्रेंस टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होगा, आपका चेस्ट एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, ईयर नोज टेस्ट, ENT टेस्ट आपके होते हैं, सर्जिकल एग्जामिनेशन होता है, डेंटल पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं, जनरल मेडिसिन, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये आपके सारे के सारे जो टेस्ट हैं वहाँ पर ये होते हैं। अब हम बात करते हैं हाइट एंड वेट क्राइटेरिया के बारे में। तो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए वो है 157.5 सेंटीमीटर और उसी के साथ में 157 सेंटीमीटर जो है वो नेवी के लिए है एंड 162.5 सेंटीमीटर जो है वो एयरफोर्स के लिए चाहिए होती है। लेकिन अगर हम गोरखा रेजिमेंट की बात करते हैं या फिर गोरखा कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो कि हिल से हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं, तो उनको वहाँ पर रिलैक्सेशन है, उनको जो मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया जिनको चाहिए होता है दैट इज जस्ट 152 सेंटीमीटर।
अब उसी के साथ में जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो है आपकी 152 सेंटीमीटर। और उसी के साथ में जो आपके गोरखा रेजिमेंट होते हैं, बाकी रेजिमेंट्स जो आपके गोरखा कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए जो आपकी हाइट क्राइटेरिया जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से होते हैं वो होती है 148 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं मेडिकल के बारे में आर्मी में, तो मैक्सिमम जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं आपके लिए उनका जो मेडिकल क्राइटेरिया आर्मी का वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि आर्मी के साथ एसोसिएटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट यू आर एलिजिबल और यू आर मेडिकली फिट और नॉट। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको वो लोग मेडिकली रिजेक्ट कर देंगे एंड वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो होने वाला है। आगे चलते हैं, कंप्लीट हीमोग्राम का टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, आपका चेस्ट एक्सरे, ये सारे के सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो आपके फीमेल्स के अंदर भी होते हैं। उसके बाद में चीज़ ये होती है कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका जब इंस्पेक्शन होगा तो उस टाइम के ऊपर एक मेडिकल ऑफिसर होगा, और जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो उस टाइम के ऊपर आपके साथ वहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट भी प्रेजेंट रहता है, और वो एक फीमेल जो है वो होती है ना। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो इस तरह से होता है कि द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम वैक्स, आपका नहीं होना चाहिए। तो जब आपका मेडिकल होने वाला होता है तो आप पहले कंसल्टेशन के लिए जा सकते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे आप पूरी की पूरी अपनी जो चीज़ें हैं जो कि मेडिकली आपको अनफिट कर सकते हैं आप उनको क्लियर करवा लें, है ना। इट शुड बी फ्री फ्रॉम वैक्स, डिफेक्टिव कलर विजन नहीं होना चाहिए, लेसिक सर्जरी और ओवर अंडरवेट, अंडर चेस्ट और पाइल्स वगैरह जो प्रॉपर आपकी जो बीमारियां हैं वो आपको वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ग्नाइकोमास्टिया, टॉन्सिलाइटिस, वेरिकोकुले एंड योर एड्स वहाँ पर वो नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू रीड 6x6 इन अ डिस्टेंस विजन चार्ट एंड कलर विजन स्टैंडर्ड शुड बी CP3। कलर विजन के आपके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं तो CP3 तक भी ही होने चाहिए। एंड मिनिमम आपके 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए विद साउंड टीथ। अगर हमारे 32 दांत है तो वहाँ पर 22 पॉइंट्स बनते हैं, तो आपके पास मिनिमम 14 पॉइंट्स जो है वो एक एक्सेप्टेबल रेंज होती है इंडियन आर्मी के अंदर। आगे चलते हैं, विजन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो अनकरेक्टेड विजन जो है वो 6/6 होना चाहिए, और अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो 6/9 आपका हो सकता है, मतलब कि 6/9 अगर आपका विजन है तो आपको वो करेक्ट करना होगा, और वो करेक्टेड जब आप लेंस लगा लेते हो या फिर आप ग्लासेस पहन लेते हो तो वो 6/6 जो है वो होना चाहिए। और जो लिमिट्स ऑफ मायोपिया वो है -0.75 डायप्टर, और अगर आप हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे इट्स +1.5 डायप्टर, है ना। एंड उसी के साथ में एस्टिग्मेटिज्म नहीं होना चाहिए आपका, है ना। अगर है भी तो +0.75 डायप्टर तक ही वो आपका यहाँ पर होना चाहिए, है ना। और अगर हम लेंसेज की बात करते हैं वहाँ पे हम स्फेरिकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम सिलेंड्रिकल लेंसेज जो है वो उनका वहाँ पर इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो उस तरह से आपकी जो नज़र है वो इस तरह से होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया जब हम इंडिया की बात कर रहे थे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। मायोपिया का मतलब होता है कि आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है कि आपकी जो पास की नज़र है वो आपकी कमज़ोर है। और कुछ ऐसे बॉडी डिफेक्ट्स जिनकी वजह से आपकी जो रिजेक्शन है वो सीडीएस एग्जाम के अंदर हो सकता है। पहली चीज़ है आपके स्वेटी पाम्स, हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। दूसरा फ्लैट फुट, नॉक नी, किडनी स्टोन्स, कलर परसेप्शन, पिजन चेस्ट, कलर परसेप्शन CP2 एंड CP3। एंड अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में हैं तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चश्मों का कोई वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं, अगर आपकी नज़रें कमज़ोर हैं तो आपको वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए कंसिडर ही वहाँ पर वो नहीं करेंगे एंड आप मेडिकली अनफिट होंगे। उसके साथ में कैरिंग एंगल ऑफ जो एल्बो है वो आपका वो भी सही होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में हमने आज आपके साथ यहाँ पर बात करी, और हमने डिस्कस करा अबाउट ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, जो कि इसके लिए आप उसको फिलअप करने वाले हो। और अगर आप इन द फ्यूचर फिलअप करने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप अभी भी फिलअप करने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली है, और आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने सारे के सारे पहले एस्पिरेंट्स के साथ को शेयर करिएगा। और आप और भी इस तरह की वीडियोस चाहते हैं, उन टॉपिक्स का आप जो नाम है कमेंट बॉक्स में वहां पर आप उसको लिख सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।